हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आज हम यहाँ पर बात करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के बारे में। एक जनरल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेंट। प्लेंट का क्या मतलब होता है ये बताइए। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूँ प्लेंट की, तो आप कह सकते हैं प्लेंट के लिए इट इज़ अ प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिव। भाई आप इस बात को जानते हैं कि प्लीडिंग में ऑर्डर 6 में प्लीडिंग में WS प्लेंट और WS दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें। तो जो प्लीडिंग प्लेंटिव की तरफ से की जा रही है, इट इज़ अ प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिव, हम उसे प्लेंट कहते हैं। ऑर्डर 7 में इस बारे में बताया गया है। ऑर्डर 7 की अगर मैं बात करूं जो प्लेंट को रिलेट करता है, ये बताइए जब कोई मुकदमा कोर्ट में दाखिल किया जाता है, जब प्लेंटिव प्लेंट कोर्ट में दायर कर रहा है, तो वो उन प्लेंट में अपने दावे में, अपने वाद पत्र में किन बातों को लिखेगा, इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है ऑर्डर 7 के रूल 1 को अगर रीड करें आप। सबसे पहले जब आप कोर्ट में गए, आप एग्रीव्ड पर्सन हैं, आप कोर्ट में गए, आप दावा डाल रहे हैं, आप वादी हैं, आप क्या क्या बातें उसमें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले आप कोर्ट का नाम बताएंगे भी कि आपके अनुसार आपका मुकदमा किस कोर्ट में जाना चाहिए। पार्टीज़ के नाम आएंगे, वादी, प्रतिवादी, उनके रेजिडेंट, कहाँ वो निवास करते हैं, कितनी उम्र के हैं, वो सब आएगा। अगर वादी या प्रतिवादी में से कोई अनसाउंड माइंड है या माइनर है तो उस विषय में अलग देखा जाएगा। फिर इसमें देखा जाएगा कॉज ऑफ एक्शन, बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आप जब अपना दावा कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जब आप वाद पत्र लेकर आ रहे हैं, तो किस कॉज ऑफ एक्शन क्या है, वो परिस्थितियाँ क्या हैं जिस वजह से आपको कोर्ट में आना पड़ गया। कोर्ट का जुडिक्शन भी तय किया जाता है आर्थिक आधार पर, टेरिटोरियल आधार पर कोर्ट का जुडिक्शन तय किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा दावे में कि कॉज ऑफ एक्शन माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही उत्पन्न हुआ है, उनको सुनने का उसे पूरा अधिकार है। सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाएगी, उस आधार पर भी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है उसके आधार पर कोर्ट फीस तय की जाएगी। उसके लिए कोर्ट फीस एक्ट देखा जाता है। यहाँ पर एक कोर्ट को सुनने का क्षेत्राधिकार है। जो रिलीफ आप कोर्ट से चाहते हैं, जो रिलीफ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कोर्ट से, वो रिलीफ सब आप मेंशन करेंगे। उसमें एक ये भी मेंशन कर देंगे अन्य कोई रिलीफ जो न्यायालय को सही लगे वो भी दिलवाया जाए। अब जैसे सपोज करिए डिक्लेरेशन का सूट है, इंजंक्शन का सूट है, ठीक है ना, तो रिलीफ आप क्या क्या चाहते हैं। आप डिक्लेरेशन करवाना चाहते हैं, आप इंजंक्शन भी चाहते हैं। इंजंक्शन भी कई तरह से हो सकते हैं, परमानेंट इंजंक्शन है, कई तरह से हो सकते हैं इंजंक्शन के भी। तो आप रिलीफ क्या चाहते हैं, तो इन सब के बारे में आप वहाँ पर इसमें आप मेंशन करेंगे। तो ये आपका पूरा प्लेंट हो गया। अब जब प्लेंट आप तैयार हो गया, कोर्ट में प्रस्तुत होगा प्लेंट जो है, तो एडमिशन ऑफ प्लेंट होगा। जब कोर्ट में आपका प्लेंट प्रस्तुत हुआ, कोर्ट को आप बताएंगे, आप इसमें फहरिस्त भी लगाएंगे, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपने सपोर्ट में लगा रहे हैं। फिर आप बताएंगे कोर्ट को कि इसमें क्या मामला है आपका, क्यों आप इसमें रिलीफ चाहते हैं, क्या रिलीफ आप चाहते हैं। आप कोर्ट को सही लगता है तो आपका प्लेंट एडमिट किया जाएगा और आपको आदेशित किया जाएगा कि जिस पक्ष को आपने प्रतिवादी बनाया है, आपने जिस व्यक्ति को, उसको आप आदेश के 7 दिन के भीतर संबंध की उस पर आप तामीला करें आप उस पर। अब कई बार ऐसा होता है जब आपने कोई प्लेंट कोर्ट में दाखिल करा और कोर्ट को केस की स्टेज पर ऐसा लगता है, एट एनी स्टेज कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसकी अधिकारिता जो होती है इसकी सुनवाई करने की इस मामले को, वो किसी और कोर्ट के पास है, वो कोर्ट प्रॉपर कोर्ट है। तो जो कोर्ट जिसमें आपने मुकदमा अभी डाला है वो आपको कह सकता है, आदेशित कर सकता है कि भाई आप इसको लेकर जो है किसी अन्य प्रॉपर कोर्ट जो है वहाँ पर आप जाइए और आपका जो प्लेंट है वो आपको रिटर्न करा जा सकता है। तो रिटर्न ऑफ प्लेंट की जब बात आएगी तो ऑर्डर 7 रूल 10 को आप देखेंगे इसमें। इसके तहत जब कोर्ट आपका प्लेंट पत्र आपको वापस कर रहे हैं तो वो कुछ बातों को इसमें इंडोर्स करेंगे। वो बताएंगे कि डेट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या थी आपकी इस दावे को लाने की, किस तारीख को दावा वापस कर रहे हैं, पार्टीज का नाम क्या है और रीज़न क्या है कि आपका दावा वापस किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर आपके दावे में कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो उस दावे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। कॉज ऑफ एक्शन मस्ट है।
अच्छा, इन कई ऐसे आधार भी बताए गए हैं ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, जिसमें कोर्ट आपके उस दावे को रिजेक्ट भी कर सकती है। फिर उसका क्या परिणाम होगा, वो कौन से आधार हैं, उनके बारे में मैं अगले लेक्चर में बात करूंगी। आज मैंने ओनली बेसिक जाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेंट, प्लेंट क्या होता है, प्लेंट को दाखिल करते समय कोर्ट में हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। अगर जो आपका प्लेंट है, जो आपका दावा है अचल संपत्ति से संबंधित है, तो उस संपत्ति का विवरण आपको देना पड़ेगा पूरा, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि वाद पत्र के अंत में संपत्ति का विवरण दिया गया है। पूरा आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जिस प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप मैटर लेकर आए हैं वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, उसकी दिशाएं क्या क्या हैं, वो सब उसका पूरा वर्णन करना पड़ेगा आपको। उसमें आपका प्लेंट एडमिट होगा, फिर कितने समय के भीतर आप सम्मन की तामीला करवाएंगे, प्रतिवादी पर सम्मन जारी करवाएंगे आप, सम्मन जारी, हाँ। और जो आपका कोर्ट है उसको लगता है कि नहीं ये मामला किसी प्रॉपर कोर्ट में जाना चाहिए, तो वो आपको रिटर्न भी कर सकती हैं उसे। तो अभी तक का लेक्चर मैं यहाँ अभी क्लोज करती हूँ। अगर आपको क्लास सही लग रही है, अच्छी लग रही है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। थैंक यू सो मच।